अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद जुनैद अहमद। सी वॉक लीडरशिप ग्रूमिंग सेंटर में खुश आमदेद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सी वॉक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। हमारे नए आने वाले वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। शुक्रिया। रबी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी हलल उक़दती व लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमदु नसल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप तमाम अहबाब को लीडरशिप ग्रूमिंग सेंटर में सी वॉक के प्लेटफॉर्म के नीचे हम आपको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि आप यहाँ इसके चौथे सेशन में शामिल हुए। हमारे आज के गेस्ट जनाब तारिक मुश्ताक साहब एक टेक्नोग्रेट हैं। उसके बाद कोई स्पीकर भी हमारे पास इरशाद साहब हैं। आप मेरी एक स्क्रीन देख रहे होंगे कि इसमें एक ग्रीन कलर है, यानी जब तक ये ग्रीन रहेगा यू कैन गो। जब कोई भी स्पीकर बात कर रहा हो येलो हो जाए तो उसका मतलब है कि आफ्टर सब टाइम यू विल बी गोइंग टू स्टॉप इट, एंड रेड पे यू शुड स्टॉप। मुझे इंटरप्ट ना करना पड़े, मैं एक एक करके माइक ओपन करूँगा और उसके बाद हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। लीडरशिप ग्रूमिंग के हवाले से मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ये कि अभी कासिम अली शाह साहब की एक छोटा सा लेक्चर देख रहा था कि ग्रूमिंग है क्या है। ग्रूमिंग में उन्होंने 5 चीज़ों के बारे में जिक्र किया। नंबर 1 इल्म। अगर आपके इल्म हासिल करने के बाद आपके अंदर कोई तब्दीली पैदा होती है तो वो ग्रूमिंग है। उसके बाद आप नंबर 2 चीज़ है आदात। अगर आपकी आदात में तब्दीली होती है इट्स मीन आप ग्रूम कर रहे हैं। नंबर 3 उसके बाद उन्होंने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया कि अगर आपके नज़रिया और फ़लसफ़ा में तब्दीली होती है तो इसका मतलब है कि आप ग्रूम हो रहे हैं। नंबर चौथे नंबर पर उन्होंने बोला कि आपका रवैया है। अगर आप तालीम हासिल करते हैं, अपने आप में अपने के रवैये में तब्दीली पैदा होती है, यू आर ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड। और आखिरी चीज़ पे आपकी है इंटेंशन, यानी नीयत। अगर आपकी नीयत चेंज होती है, अच्छी होती है, अच्छाई की तरफ जाती है, दैट मीन यू आर ग्रूमिंग। सो ग्रूमिंग के लिए किसी भी शख्स की, लीडर्स की भी ग्रूमिंग के लिए सबसे पहले 5 चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ेगा। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 आदात, नंबर 3 नज़रिया और फ़लसफ़ा, नंबर 4 रवैया और नंबर 5 नीयत। इसके साथ मैं अपना माइक्रोफ़ोन देता हूँ जनाब तारिक मुश्ताक साहब को, जो कि हमारे गेस्ट स्पीकर हैं आज के माइक पे तशरीफ़ लाएँ और कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच तारिक मुश्ताक साहब। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं। इट्स आवर फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, इट्स आवर फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग मी। I would like to tell you something, just few lines about myself, who I am. I have served a civil department, I have served multinationals, I have done business, and I also write in the newspapers, and I also am also an analyst. So this is a small introduction. Civil mein I have worked right from president to the lower level, president के साथ भी, governors के साथ भी, और वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी मैंने काम किया है। और एक बंदा जिसकी मैं बड़ी तारीफ करूंगा, कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है, जनरल फजले हक। एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हमारे मुल्क में या बाहर की दुनिया में समझी जाती है। मैंने उनके साथ 5 साल काम किया, 80 to 85, and I found him dead honest as far as national exchequer is concerned. और वो आप बड़ा वाज़े देख सकते हैं कि जो उनके ज़माने में डेवलपमेंट हुई वहाँ पे सूबा सरहद में, जो अब KPK है, तो वो डेवलपमेंट उसके बाद उतनी नहीं हुई, ना वैसे हुई जितनी उनके ज़माने में हुई। उनसे दो I faced 2 problems while working with him or after that. Number 1, I learned a lot from the gentleman. How to work, how to control, how to administrate, how to control the finance, how to develop, how to plan, how to explain.
and how to fight with the international mafias like World Bank, IMF, and how to get your point of view approved from them. और कहाँ पे आके उनके साथ काम करने से खराबी क्या हुई, that I was unable to work with anybody else, because he used to say that first write, think, decide, then discuss, then again discuss, then we will decide that what we have to do and what we don't have. So उनके साथ काम करने का ये फायदा हुआ कि बहुत सीखा, और नुकसान ये हुआ कि उसके बाद जितने लोग आए, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, ये ज़रदारी, मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, ये शौकत अजीज वगैरह, उनमें से किसी के साथ नहीं बन सकी. उनके साथ मामला मेरा खराब ही रहा, बिकॉज वो ऑर्डर करते थे, वो ऑर्डर करके तो उसके ऊपर डिस्कशन करना पसंद नहीं करते थे. मुझे डिस्कशन की आदत थी. मैं जब तक डिस्कशन करके उसके ऊपर बहस करके उसको या अगले की बात मानूं या अपनी मनवाऊं या म्यूचुअल हम किसी स्टेट पे पहुंचे, तो फिर मुझे कुछ समझ आती है. सिंगल हेडेड डिसीजन की मुझे समझ नहीं. और एक another person from whom I am very impressed, and that was my teacher from Berkeley. उनका नाम था डॉक्टर जॉन ब्रिटो. He formed उनके साथ मैंने स्टडी किया था स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट. He was my teacher for strategical management. It is way back 1976. उन्होंने एक टेबल ड्रॉ किया. वो टेबल मैंने भेजा था अरशद साहब को, अरशद नईम साहब को. अगर वो जुनैद साहब आपके पास है तो जरा वो सबको दिखा दें. He had drawn four corners. फोर जरा अगर आ सके बीच में, ये वाला, this one. Can anybody see? Can everybody see? Yeah, it's not readable, but if you can elaborate it. It is shared with the people, but you can explain it. First square says very important, very urgent. The second says very important, not urgent. The third one is not important, but urgent. And the last one is not important, not urgent. Unfortunately, what I feel after Ayub Khan, nobody worked on very important, very urgent. Everybody worked on not important, not urgent. ये जो टेबल है, ये सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए नहीं होता, ये घर के लिए भी है. It is also for your house. It is for your college. It is for your education system. It is for your health system. It is for your district. It is for your division. It is for everything. Because when you have to, if you are heading a district, say if you are a deputy commissioner, or say you are a provincial head, you are a chief minister, even at every place, this table is workable. You have to decide what is very important and very urgent, and what is not important and not urgent. जब तक आप ये इसको डिवाइड नहीं करेंगे, एक घर भी अगर इसके ऊपर डिवाइड नहीं करेगा अपने आप को, मतलब मैं अपने घर का अगर हेड हूं और मुझे भी इसके ऊपर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट क्या है मेरे. दिस वाज द टेबल which I think is very important for your life, for everything. बाकी रह गई बात सिस्टम की. If you come over to system, our religion is a system. Our religion has provided us a system. Our religion has told us that how to behave, how to plan, how to work, and what is a system. This is a universe. We have a universe. आप फर्ज कर लें ये यूनिवर्स एक सिस्टम में हमारी चल रही है. फर्ज कर लें खुदा ना खास्ता ये सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाता तो क्या होगा? What will happen? It will be a disaster. So is the position with our everyday working, every house, everywhere, every institution. If we follow a system, we succeed. If we don't follow a system, we don't succeed. We just can't succeed. System is everything. System है,
Then it is the planning, how you plan it. Or you can say that first you plan that which system I have to adopt and under which system I have to work, and then proceed further. फिर उस system को आपने follow करना. How you follow that system, how you work on that system, and how you succeed on that. पहली चीज तो firstly I would like to tell you this. Then you come on the leadership, which is which in Pakistan, you see, we just can't. I have divided it. Leader. I have divided it like this. Leadership says L stands for loyal. A leader should be loyal. E stands for energetic. He should be energetic. A, affirm. He should be affirm. He should accomplish his mission. D stands for daring. He should be daring and determined. E stands for enthusiasm. R stands for reality. He should follow the reality. He should tell the reality. If you go for leadership, then S says that he should solve challenges. He should go for strategic planning. H stands for honest. He should be honest. I, intelligent. He should be intelligent. And P, planner, problem solver. He should be a problem solver. If ever we follow that, if ever we had, इस पे मुझे याद आ जाता है कि Congo, Cuba, Nigeria, Brazil, all are nature-rich countries in shape of oil, gold, diamond, petrol. But even then, they could not develop because they were without leadership, because they were without a planning, without a system. On the other side, Japan, no natural resources, absolutely no natural resources. Even then, they are working, you can judge how they work and where they have excelled, where they are standing these now in a short span of 45 to these days. So these two things, system, planning, leadership, these are all combined. We have to combine this. If we combine this, then it works. मैं इस पे मिसाल दूंगा, दोबारा मैं जापान की मिसाल दूंगा. जापान का फॉल हो गया. जनरल मैकआर्थर जो थे, उनको कहा गया टेक ओवर. So he reached there. He was asked to arrest Shansha Hirohito. He said, no, I will not arrest him. I will wait till he himself says that I surrender. I am here. He didn't have to wait much time. Within 24 hours, Shansha Hirohito came over to him in person, and he said that whatsoever has happened between America and Japan, whatsoever is the loss in every shape, I am the sole man responsible for it. None of my team members, none of my public is responsible for it. I am the sole man. I am responsible for it. So if you want to punish, if you want to arrest, I am here. General MacArthur ने आगे से उनको कहा, I don't want to arrest you. You go back, you hold your seat, you select your team, and you start your government once again. But no defense. Defense will be our responsibility. You will not hold any defense forces. And from now that onward, they don't have defense. The second step, Shansha Hirohito got together his team and he said to them that give money to the industrialists and ask them to establish industry. His minister said, sir, sorry, people will go corruption. Log paise kha jayenge. He said, all right, 50% kha jayenge, 50% will develop. What the time proved,
time proved that 99.99% people developed it, used it. This is the strategy what Ayub Khan adopted in 1960 and 62. This is how we industrialized during that regime. So, system, planning, and leadership, these go together. We have to follow a system. We have to have a good leader. A good leader always implements the proper system. He goes for a proper planning, as jaise maine aapko, as I have given you example of Hirohito and Ayub Khan and number of other, we have number of other examples. China is a very big example. Indonesia is a very big example. Malaysia is a very big example. As a matter of fact, whatever it is, Dubai is a very big example. So it requires, the basic requirement for a leadership is that he should be loyal, he should be intelligent, he should have vision, he should understand that what he is planning is right or wrong, and he should have a good team at the same time. Without team, I never believe, wherever I have been posted, my first question was always this, that I believe in teamwork. I don't believe in divide and rule policy, which is the basic thing in Pakistan we are facing, that everybody wants that it should be divide and rule concept. I don't believe in divide and rule concept. I always believed in teamwork, and I succeeded. Wherever I worked, I succeeded. This is my point of view. Any question on that? Then we will proceed further. थैंक यू तारिक साहब. जुनैद भाई, पैटर्न क्या है? अभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं या? जी आप कर सकते हैं, आगे फिर देख लेंगे जैसे चल रहा हूँ. You can ask any question. Yes, I think anybody, because we are short of time, let's talk. People should talk about it, and if they have any question, they can raise the question. Sir, I have a question. तारिक साहब, आपने बात की जनरल फजल हक की वंडरफुल जो मैनेजमेंट थी, और उसमें आपने बताया कि जो बात आपको ज्यादा पसंद थी कि वो डिस्कस करते थे, एंड आफ्टर हैविंग कंक्लूजन देन यू गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. बाद के द्वार में आपको वो शायद चीज नजर नहीं आई लीडरशिप में. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि निगोशिएशंस में हमने ये सुना कि मिस्टर भुट्टो बड़े एक्सीलेंट थे, निगोशिएट विद द अदर कंट्रीज एंड द निगोशिएशंस विद द वर्ल्ड एजेंसीज, वर्ल्ड माफियाज. सो काइंडली एलैबोरेट कीजिएगा, भुट्टो साहब की मैनेजमेंट कैसी थी? जुल्फकार अली भुट्टो. जुल्फकार अली भुट्टो साहब की मैनेजमेंट में आई वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम. नो, जो सर आपके जैसे आपने अयूब खान की मिसाल दी ना, वैसे ही कुछ जो पढ़ा बताने लगा. जी, this is what I am going to tell you. लेकिन मुझे बहुत सा इख्तिलाफ है उस पे, उनकी मैनेजमेंट में. मैं एक मिसाल दे देता हूँ. 1971 में जब कि मैं फाइनल में था, I was posted at an industrial unit. उस वक्त थी कोहिनूर रेयन. जी जी. और उसके बाद एकदम जंग लग गई, तो हमारा जो टेन्योर 1 महीने का था वो उन्होंने 8 दिन के बाद हमें वापस बुला लिया. और फिर जब भुट्टो साहब आ गए और भुट्टो साहब ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो 6 महीने के बाद हमें दोबारा 1 महीने के लिए वहां भेजा. फर्स्ट फेज में जब हम वहां पोस्ट होके गए, 1 महीने का हमारा टेन्योर था, 8वें दिन हम वापस आ गए. 8 दिनों में जो कैंटीन थी वहां की, रावी रेयन की, उस कैंटीन में जब हम जाते थे तो उस कैंटीन में सारे जाते थे. हम ट्रेनर्स भी, इंजीनियर्स भी, गार्ड्स भी, सीनियर मैनेजमेंट भी, जूनियर मैनेजमेंट भी. देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन. जिस सीट पे जो मर्जी बैठ जाओ. मैं इस सीट पे बैठा हूँ, नसीम सागल उस वक्त हेड करते थे, नसीम सागल साथ की सीट पे बैठे हैं, उससे अगली सीट के ऊपर एक गार्डों का ग्रुप बैठा हुआ. देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन. भुट्टो साहब ने टेक ओवर कर लिया. 6 महीने के बाद भुट्टो साहब ने फिर हमें दोबारा यूनिवर्सिटी ने वहां भेजा.
तो कैंटीन 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी। एक हिस्सा सीनियर मैनेजमेंट के लिए था जिसमें बर्तन भी वही थे, चीजें भी वही थी, कारपेटिंग भी थी, और एक हिस्सा जूनियर वर्कर्स, जूनियर स्टाफ, लेबरर्स और हमारे जैसे इंटर्नी जो थे उनके लिए था, जिसमें एंटायरली डिफरेंट हो गया हुआ था माहौल, जिसमें खाने का सिस्टम भी खराब हो गया हुआ था, बर्तन भी खराब हो गए हुए थे और चीजें भी खराब हो गई। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस व्हिच आई फाउंड। सेकेंडली, उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट द आंसर। अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी थी तो आप वो दिमाग जो था उस दिमाग को नेशनलाइज करते, जिस दिमाग ने इतना बड़ा सेटअप बनाया इंस्टेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। जी यस, सर मैं उस पे ऐड करना चाहूंगा, माजरत के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा एक चीज। जी जी प्लीज। मैं इसलिए तकलीफ माफ, मेरा नाम डॉक्टर सादत है। जी डॉक्टर। अभी आप जो फरमा रहे हैं, क्योंकि अगर तो हमारे पास टाइम बेतहाशा होता तो हम कहते बिल्कुल आपकी सारी बात सुनते, उसमें लर्निंग भी थी। क्योंकि टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं इसलिए इंटरप्ट किया कि सर काइंडली मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और थैंक यू सो मच अरशद साहब का कि जिन्होंने इस टीम को कंपाइल किया। यहाँ पर जो आप फरमा रहे हैं सर, अभी हम माजी में जितना मर्जी बात करें, भुट्टो ने ये किया, फलाने ने ये किया, अल्लाह कुरान में कहता है तुमसे नहीं पूछा जाएगा तुमसे पहले वालों ने क्या किया और तुमसे बाद वालों ने क्या किया, तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। मैं एग्री करता हूं। जब आप फरमा रहे हैं टीम का, तो टीम ये भी एक टीम है जो कि डेफिनेटली अरशद साहब ने, अल्लाह ने इनके दिमाग और दिल में कुछ डाला होगा तो हम सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए होना तो ये चाहिए कि हम सवाल जवाब ना करें, हम पहले यहाँ पर जो असूलन है हमें नियत करनी चाहिए जिसपे अल्लाह हमारे साथ दुआ हो कि यार हम टीम को छोड़ते हैं, यहाँ सिस्टम की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इक्विप्ड, यू आर इक्विप्ड। जिस वक्त हम फिजिकली इकट्ठे हो जाते हैं, नमाज हमेशा प्रैक्टिकल के साथ है, फिजिकल के साथ है, दूर इंटरवेंट ये वाली चीज नहीं है। फिर कुर्बानी आ जाती है कि जिसके पास जो बेहतरीन शे अल्लाह की राह में नहीं कुर्बान करना सीख लेता, तुम बनाई करा भी नहीं पा सकते। हम वो बात करेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, भुट्टो ने किया, वो हमारी तरह का एक इंसान था, मगर बात हाल उसमें है कि जो अल्लाह ने किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, हमारा काम है रूल ऑफ गेम्स। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो तो मुझसे चूंकि सवाल पूछा गया तो इसलिए मैंने वो बात की है कि मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमें इतना ब्लंट होना चाहिए कि हम सारे भाई हैं। अगर इस वक्त हम क्योंकि वॉर में हैं, इंसानियत को हमारी जरूरत है, अगर हम इकट्ठे हुए हैं, पहले ये तो तय हो कि हमने लीडरशिप पे लेक्चर देना है या सारे लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ने हमें मिलाया, यहाँ से हम अपना अगला रास्ता ढूंढें और उस रास्ते के लिए हम एक दूसरे से सवाल जवाब ना करें, मंजिल सामने रखें और अपनी ड्यूटी देंगे और जो कह रहे हैं वो करके दिखा दें। मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूँ सर। बातें तो अल्लाह कहते हैं ना करते रहना बातें करने वालों के साथ। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं आपसे एग्री करता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिकल में तो वो जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट, उसके ऊपर अगर हम चलें तो दैट वुड बी मच बेटर। मैं सर इस पे ये कह सकता हूँ, मैंने आपको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको नहीं जानता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपके अल्फाजों से मुझे आपकी पहचान दे दी। मुझे ये भी पता है कि आप ब्लंट हैं, बरमला हैं। मैं अरशद भाई को जानता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जिन पे ये गवाह है वो सारे भी वो हजरात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एहतसाब खुद करना जानते हैं। पाकिस्तान को सिस्टम की नहीं, फौज में हम लोग कहते हैं इट्स नॉट द गन बट द मैन बिहाइंड द गन मैटर्स। तो इस वक्त हमें वो बंदों की जरूरत है। अब वो तमाम लोग जो कि जिनकी नीयत साफ है और जिनके पास कोई ना कोई टैलेंट है, उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और अपना टैलेंट जब टेबल पे रखेंगे, अल्लाह ने सबको जोड़ने की सलाहियत दी है, जोड़ता अल्लाह ही है, वो बेहतरीन शायद जोड़ देगा। वो क्या है, क्या है, पाकिस्तान को एक अच्छा निजाम देते हैं। डॉक्टर सादत साहब, एक गुजारिश करनी थी। हमारे इस फोरम का मकसद जो मैं समझा हूँ वो डुअल है। एक तो ये कि जो लीडर्स हैं वो आगे कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे, एज वेल एज द बिगनर्स एंड द न्यू कमर्स, और हमारी यूथ जो है उसको भी हमने एजुकेट करना है और उसको भी ग्रूम करना है। सो इट्स अ लीडरशिप ग्रूमिंग प्रोग्राम बेसिकली, एज वेल एज जो लीडर्स ऑलरेडी हैं, जो हमारे पास टेक्नोक्रेट्स हैं लाइक डॉक्टर सादत एंड डॉक्टर मुश्ताक साहब एंड अशोक चौधरी साहब, इनसे हमने काम लेना है और नए आने वालों को हमने सिखाना है। थैंक यू सो मच। मैं भाई आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम आमिर सईद है। आमिर भाई, अब आप मैं थोड़ा सा आपको इस तरह चलता हूँ, जो आपने फरमाया कि सबसे पहली बात है जब रियल लीडर अल्लाह भेज देता है
اسی لیے نماز میں پہلے کہا جاتا ہے گھر میں بچپن میں بچوں کو کہ بیٹا سن کر ایمان لانا اور پھر اطاعت کرنا اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور ان صاحبان کی جو تمہارا امر طے کرا رہے ہیں. جب تمہارا عمل کیا ہوگا, جو تمہارے بھلے کی بات ہے جو تمہیں بتائی جا رہی ہو, تو پھر غور سے سننا, سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. جو ریئل لیڈر آئے گا وہ سنائے گا بھی, وہ سمجھائے گا بھی, وہ انگلی پکڑا کے منزل کی طرف آپ کو لے کر بھی جائے گا. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ نے بھیج دیا ہے, اب لیڈرشپ کی کلاسز بند, اب ہم آ گئے ہیں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز صف بندی کر. ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہے, آپ نے جو پڑھا اللہ آپ کو قبول کرے. ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے بعد قیامت آ جائے. آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ ابھی پڑھنے پڑھانے سے آگے ہم آ گئے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے اکٹھے ہوں. اللہ جو آپ کے ہاتھ میں قرآن اٹھایا پڑھ کے تصدیق کر لیجئے گا. ڈاکٹر صاحب ویری ویل سے ڈاکٹر صاحب وی ایگری. بس میں نے تو یہ صرف عرض کی تھی کہ ہمیں اگر بوتھ فیز چلیں گے تو لرنرز کی نئے آنے والوں کی گرومنگ بھی ہوگی اور جو لیڈرز ہیں ان سے استفادہ بھی ہوگا. سر جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں استفادہ اگر آپ لینا چاہیں تو پلیز سننے پہ آ جائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. میں آپ کے لیے امین بن کے آیا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, thanks a lot. اگلی بات پہ آ جاتے ہیں بھائی. Let me just ask Junaid sir, because he is hosting the program and coordinating. So what is the format and how much time we have left with? Please Junaid sir. Thank you very much Dr. Sadat صاحب, طارق مشتاق صاحب اور عامر سعید صاحب. الحمدللہ ٹائم کی ابھی ہمارے پاس کوئی قید نہیں ہے پہلے کی طرح, لیکن ہمارا فارمیٹ ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے وقت کی قدر کرتے ہیں اور اس حوالے سے ہم 1 گھنٹے میں اس پروگرام کو کلوز کریں گے. اور ہمارے پروگرام کا ایکچولی فارمیٹ یہی تھا کہ ہمارے گیسٹ اسپیکر جو طارق مشتاق صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں ہمارے درمیان, انہوں نے بولا. اب میں چاہوں گا کہ ارشد نعیم چودھری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں, اس کے بعد ہم کوسچن آنسر کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر راجہ سادات اسد صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ لرننگ کریں گے تو لرننگ تو ہم کرتے رہیں گے ماں کے گود سے لے کے قبر کی گود تک کرتے رہیں گے, لیکن پریکٹیکلی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور اس پریکٹیکل کو کرنے کے لیے ہمیں ان لیڈر سے سیکھنا بھی ہے, سب بندی بھی کرنی ہے. اس کے لیے ماشاء اللہ سے سی واک کمیونٹی ویلفیئر ایسوسیشن لیڈرشپ گرومنگ کے حوالے سے لرن ٹو لیڈ کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور آ کے ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں. دونوں جنریشن موجود ہے, ایک ہم سے آگے کی جنریشن ہے, ایک ہم سے پیچھے کی جنریشن ہے. یہاں پر ہم 3 جنریشن کو مکس کر رہے ہیں الحمدللہ. کرنٹ جنریشن ہے, آگے والی جنریشن ہے اور پیچھے والی. اور میں ارشد نعیم چودھری صاحب کا بہت ہی ممنون مشکور ہوں کہ جو دن رات محنت کر کے بہت گوہر نایاب کو اکٹھا کر رہے ہیں اور یہاں ہم تک لے کے آ رہے ہیں. یہاں پر مجھے بہت پیارے پیارے لوگ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ارشد نعیم چودھری صاحب بات کریں, پھر تھوڑا سا ٹائم 2-3 منٹ کا میں انشاءاللہ ارشاد صاحب کے حوالے کروں گا. پھر کوسچن آنسر کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا ہینڈ ریز کریں, نیچے ہے, اور پھر آپ کوسچن آنسر کریں. The mic is over to ارشد نعیم چودھری صاحب. جی بہت شکریہ. یہ کچھ سگنل کا میرے خیال پرابلم آ رہا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. جی بالکل کلیئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, طارق صاحب اور تمام دوسرے جو ہمارے نوجوان ہیں ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری یہ تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ ایک بہتر مستقبل کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. ہم نے دونوں کام کرنے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, طارق صاحب نے فرمایا یا ارشاد صاحب, تو ہمیں ایک ایسا گروپ تیار کرنا ہے جس نے عملی طور پہ زمین پہ کام کرنا ہے. تو یہ اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی برین اسٹارمنگ کریں اور اچھے جو ہیرے ہیں ان کو تراش خراش کر کے سامنے لے کے آئیں, جو کہ اپنے عملی اقدامات سے ملک کو فائدہ پہنچا سکیں. آج میں پڑھ رہا تھا تو قرآن میں ایک آیت ہے, سورہ مجادلہ میں 21 نمبر ہے, کتب اللہ لا اغلبن انا ورسول, کہ حتمی طور پر اللہ اور اس کا رسول غالب آئے گا. اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر لڑائی میں شریک ہوں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ اور رسول کی لڑائی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں ان کے مخالف سمت جب کھڑے ہو جائیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے, اور اگر ہم اس سسٹم کے تحت آ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی ہے, کوشش ہماری ہے. اس میں ڈاکٹر سعادت صاحب
بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. طارق مشتاق صاحب بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. ارشاد صاحب بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. تو میں تو جسٹ اسسٹ کر رہا ہوں, ان سے سیکھ رہا ہوں اور ان کے ساتھ مل کے چل رہا ہوں. تو انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ بہت ہو گیا, ہم نے کر لیا. تو انشاءاللہ میری خواہش اور کوشش ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سامنے لائیں اور نوجوانوں کی تربیت ہوگی ایسے ہی. جب ہم انٹریکٹ کریں گے ایک دوسرے سے تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی, سیکھنے کا موقع ملے گا. تو بنیادی مقصد اس فورم کا یہی ہے کہ لیڈرشپ گرومنگ کا, کہ جو ایکسپیرینس ہیں اور جو ان ایکسپیرینس ہیں ان کو ایک دوسرے کے سامنے لایا جائے. تو جن کا ایکسپیرینس ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ آج وہ اتنی رسپیکٹیبل لائف جو گزار رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کیا محنت ہے, اور جو ابھی اس لائن پہ چڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا راستے کلیئر ہیں یا کن راستوں سے وہ اوپر آ سکتے ہیں. تو ہمارا اولین مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی رہنمائی کریں, نوجوان یوتھ کی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے راستے بنانے ہیں. بہت سے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان کے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, لیکن ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے. وہ مجبور ہیں, ان کے لیے پریشانیاں بہت ہیں, ان سہولیات بہت کم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے بلوچستان کے نوجوان کو ساتھ لے کے چلیں, ان کو راستہ دکھائیں اور ان کو جہاں جہاں ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے ہم ان کو سپورٹ کریں. تو بنیادی طور پہ ہم نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو لیڈرشپ کے رول میں آگے لے کے آئیں. تو کیری آن ود آج کے جو ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں. میں ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لنڈن میں آئی ہیپن ٹو سی اے پرسن, وہ ریٹس ہوٹل میں an old man came over to me and he asked me, you are from subcontinent? I said yes. He said, if subcontinent, that you are from Pakistan? I said yes. I'm talking about 27 years back. He said, well, I was also there. Sometime back, I was also there. I said, you mean to say that before 47? He said, yes, before 47, I was Deputy Commissioner Montgomery. Wow. I said, Deputy Commissioner Montgomery? You are Indian Superior Service person? He said, yes, I was. But in 47, I just got released from that service and I came back to it. And since then, I'm on my odd jobs. I said, but if you were, you have completed, you have qualified Indian Superior Service, then you must have been settled here in some British service. He said, no, I was trained to rule you, to rule India. I was not trained to rule British. British system is different. My training was different. So, وہ انہوں نے اس کو جو ٹرین کیا ہوا تھا وہ غلاموں پہ حکومت کرنے کے لیے کیا ہوا تھا, اپنے لیے نہیں کیا ہوا تھا. اپنے لیے ان کا سسٹم ڈفرینٹ تھا. I, wherever been posted, I always said one thing. Who are you? A civil servant? You are a civil servant. You are here to rule. You are not here to, you are here to serve them, not to rule them. Serve them. You have to serve. پہلی بات. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب آپ کو سعادت صاحب, رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے. یہ بات ہمارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. جو لوگ سروس میں جاتے ہیں یا کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں, رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, اس نے وعدہ کیا ہوا ہے رزق دینے کا. تو پھر ڈرنا کس چیز سے؟ پھر آپ اسٹریٹ کیوں نہیں چلتے؟ یہ چیز پڑھانی بڑی ضروری ہے. ہماری آنے والی یوتھ, جو آنے والی اگلی نسل ہے, ان کو یہ چیز بتانی بڑی ضروری ہے. ان کو ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ بھائی ایک ذات اوپر بیٹھی ہے جس نے آپ کو بھوکا نہیں رہنے دینا کسی صورت میں بھی. اس لیے اس پہ مت گھبراؤ اور go on a straight path, right path. Only then we accept. طارق صاحب یہاں پہ میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا 1 منٹ. میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ میں سے لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں اس پروگرام کو, میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لوگ بات کریں تاکہ ہم ان کے جو کنسرن ہیں یا ان کے جو ویژن ہے اس کو بھی جان سکیں. تو anybody who wants, please. Any question?
एक मिनट मैं ज़रा आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी टू से। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि पिछले वीक का हमारा फॉर्मेट था कि राजा सादात असद साहब हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे, लेकिन उनकी किसी मसरूफियत की वजह से वो हमारे साथ नहीं थे। मैं चाहूँगा कि वो 5 मिनट के एटलीस्ट हमें मुस्तफ़ीद करें। इंशाल्लाह दोबारा भी उनसे चांस लेंगे। इरशाद महमूद साहब से मैं थोड़ा सा चांस लूँगा कि थोड़ा वो इस बात करें, फिर मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आऊँगा, और जिसको भी है वो हैंड रेज करें, यूथ में से भी बात करें। तो डॉक्टर राजा सादात असद साहब, थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, मैं यूथ हो और थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव्स में हो, उम्र में हो, मेरी नजर में जिंदा वो है जो इस प्रेजेंट में जिंदा है, जो इस प्रेजेंट में जिंदा नहीं है, इस हाल में जिंदा नहीं है, जो इस वक्त हम सारे बैठे हुए हैं इस हॉल के अंदर, और ये जो हमारे दरमियान एक अल्लाह ताला मुलाकात का जरिया रखा हुआ है। हम इन तमाम चीजों को इस प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं कि हम क्यों इकट्ठे हुए। क्यों का जवाब सिर्फ अल्लाह देता है, और क्यों का जवाब जिस जुबान से आ रहा होता है, अगर तो वो जुबान पाक, साफ और बगैर किसी गर्ज के होगी, तो वो आपके भले की बात और उस गोल तक पहुंचने में आपकी बहुत मुआवनत करेगी। जहां तक रह गई बात इस फोरम के ऊपर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम जैसे एक जहाज में सारे मुसाफिर होते हैं, वहां पर कोई नहीं होता, कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है। हम आज इस फोरम पे बैठने वालों को सबको हम इस यकीन से देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने अपने टाइम पे अपनी अपनी काबिलियत के साथ चुन के इस फोरम के ऊपर इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ कॉमन है, सबसे बड़ी कॉमन चीज है हमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर यकीन कि हमारा मालिक खालिक एक ही है। हम सबके देखने का, बोलने का अंदाज, जिस्म के फीचर्स सब एक चीज बताते हैं कि हमारा खालिक एक ही है। नंबर 2, हमारी जुबान कॉमन है। नंबर 3, जिस धरती पे हम रहते हैं वो धरती हमारे दरमियान में एक कॉमन है, जहां हमारे अजीज, अक्कार, बाबा, वजदाद, बहन भाई सारे रहते हैं। अब इस कॉमन तमाम चीजों के कॉमन होते हुए हमारा रूल ऑफ गेम्स कॉमन होना चाहिए कि हमारी गोल क्या है। हम कहते हैं, मैं अपने इस तजर्बे के साथ ये कहता हूं कि पाकिस्तान को आज निजाम की जरूरत है। अब उस निजाम में जैसे गाड़ी में इंजन भी होता है, कार्बोरेटर भी होता है, और एक जो हवा में पहिए में पिन लगती है वो भी होती है, अगर वो ना हो तो गाड़ी नहीं चलती। तो सो निजाम में हर इंसान की अपनी अपनी अफादियत है, अपनी अपनी यूटिलाइजेशन है और अपना अपना एक मुकाम है। असल खूबसूरती क्या होती है, जैसे भाई जो फरमा रहे थे, मैं माजरत के साथ नाम उनका मैं नहीं जानता, बट विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। जी, मेरा नाम आमिर है जी। आमिर भाई, आप और जो भाई अब जो अभी जिन्होंने कहा कि जी इंग्लैंड में उनकी मुलाकात एक डिप्टी कमिश्नर से हुई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तारिक मुश्ताक साहब। जी तारिक साहब, तारिक साहब ने बड़ा राइटली सेट कहा जी कि सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, नंबर 2 आपके पास कोई प्लान होना चाहिए, और तीसरी चीज टीम होनी चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को इस चीज की खुशखबरी सुनाता हूँ कि ये सारी चीजों के साथ हम पाकिस्तान में सैटेलाइट से लेकर जमीन ग्राउंड लेवल तक हर चीज पिछले 8-10 सालों में खामोशी से पूरे कर रहे थे। हमें पता था पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स नहीं होती, यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स में आते हैं वो तरीकाकार गलत होता है। उस तरीकाकार में इलेक्शन होता है, इस्लाम में कहीं भी सलामती इलेक्शनों से नहीं आती। वो जहालत है जिसका नाम हमने जमहूरियत रखा हुआ है। हमारे यहाँ लोग पढ़ते तो हैं, मगर क्योंकि हम एक पिछले सदियों दर सदियों एक स्लेव्स के तौर पर ट्रेंड हुए, पैदा हुए, हम किसी की उस राया हैं, पाकिस्तान इंडिया में रहने वाले लोग। अब इस राया को जब बाइनरी सिस्टम ने लाकर आजाद किया हमारे इन बच्चों को, अब वो एक ग्लोबल सोच आ गई उनके अंदर, बिकॉज WW ने हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या प्रैक्टिकली, उस सोच तो हमारी बहुत अच्छी होगी बच्चों की, बट क्या हम प्रैक्टिकली उनको वो प्लेटफॉर्म देने में कामयाब हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? इसलिए नहीं हो रहे कि हमारे वो तमाम हजरात जो कि मेरे से 10 साल 15 साल ऊपर बैठे हुए हैं, उनमें वो कुर्बानी बकरे की सिर्फ करते हैं हर साल। वो हर लम्हे कुर्बानी अपनी बेहतरीन शाह अल्लाह की राह में करना नहीं उनको किसी ने सिखाया। उनको मजहबों के चक्रों में दीन के साथ, अल्लाह के साथ कनेक्ट नहीं किया। इस्लाम कुरान का जब तक एक तर्जमा नहीं होगा, और एक तर्जमा सिर्फ ये होता है कि जब किसी को बड़ा बना लो, जो वो कह रहा होगा वो तुम्हारे लिए कुरान का एक तर्जमा होगा जिसपे अल्लाह गवाह होता है, और अल्लाह कहता है अपने पास से कुछ कहेगा मैं शायरा काट दूंगा। तो एक रियल इमाम पे यकीन, और रियल इमाम अल्लाह भेजता है, क्योंकि वहां दिल के रिश्तों से अल्लाह खुद ब खुद कहता है मैं तुम्हारे साथ लोग जोड़ दूंगा। किसी की वहां वोट की जरूरत नहीं होती, गवाहियों की जरूरत होती है। कलमा मुंह से निकलता है, गवाही आप लोगों के दिल में से निकलेगी। वो जो कलमा शहादत आप अंदर से गवाही देते हैं कि
हाँ ठीक कह रहे हैं, वो जो ठीक कह रहे होते हैं वो अल्लाह की रूह होती है जो कि कनेक्ट हो जाती है, और तीसरे स्टेप पे आप प्रैक्टिकल में जाते हैं। ये दुनियावी रियलिटीज हैं, जो इस रियलिटीज को पा गया वो कामयाब है, खास का ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। अल्लाह कहता है जो अल्लाह की सुन्नतों पे चलते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है, खा कोई भी हो, क्योंकि सारी मखलूक उसी की है। इस नेशन को किस सुन्नत पे चलाना था अल्लाह ने हमें वो इल्म दे दिया। आप जैसी सूरतों में दोस्त, भाई, अहबाब, असहाब सारे दे दिए। आज जरूरत सिर्फ इस अमर की थी कि भाई आप इकट्ठे हों। दूर दूर बैठे रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत शायद लोगों को होगी, मगर हम जब कनेक्ट हो गए यहाँ पर कानों से, समातों से, फिर हमें प्रैक्टिकली कदमों की और सोचों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे तारिक भाई ने कहा कि फिर हमें प्लान जमीन पे लाना पड़ेगा कि भाई हु हैज टू डू व्हाट। हमने कौम बनानी है, नौकरी किसी ने नहीं करनी, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर एक ने अपना किरदार अदा करना है अकॉर्डिंग टू दैट मास्टर प्लान। हु विल प्रिपेयर दैट मास्टर प्लान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तारीफ करूंगा अरशद भाई की, जिसकी वजह से मैं आज इस फोरम पे भी आया, कि ये वो प्रैक्टिकल लोग हैं जो अपने वक्तों में खाली औकात में बैठ के लिखते हैं, पढ़ते हैं और मशवरे करते हैं किसी और फोरम पे भी बैठ के हमारे दोस्तों के साथ। वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह प्लान मौजूद है कि इस कौम को दर हकीकत चाहिए क्या। सबसे पहले बहुत आसान होता है किसी को कहना कि अल्लाह रिस्क देता है, बट जिस वक्त तक हम उसकी दहलीज के ऊपर राशन दरवाजे पे छोड़ के नहीं आते तो ये बात कहनी नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिकली करके दिखानी पड़ेगी। वो रिफाई निजाम ग्रास रूट लेवल तक तब आज बेच सकता है जब आपके पास घर घर तक कनेक्टिविटी हो। आज हम आईटी के दौर में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में पूरे एशिया में पहली टेलीपोर्ट लाके अर्थ स्टेशन लगा दिया है with our own satellites and with our own ground infrastructure। तो इस चीज को करने के लिए वो तो चीज एक बंदे ने तैयार करनी थी। अब उस बैतुल माल को चलाना, लोगों की दहलीज तक इंसाफ यही है कि उनको हलाल रिस्क पहुंचाओ, तो वो निजाम ग्रास रूट लेवल तक कैसे काम करेगा? वी नीड अ टीम। अब उस टीम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है मेरे पास इस वक्त अल्लाह पाक ने 14-15 हजार लोग दिए हुए हों। आप सारे लोग जो बैठे हुए आपके साथ भी लोग कनेक्टेड होंगे। जिस वक्त हम लोग जब कनेक्ट होंगे, जो हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं, सबसे पहले उनको अपने अपने महाजों पे, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे तैनात करना पड़ेगा जहां उनका रिस्क उस सिस्टम से आ रहा हो। अगर ये नहीं होगा फिर सिर्फ बातें हैं। हमारी यूथ को भी इस वक्त चाहिए वो प्लेटफॉर्म इज रेडी। Only and only the dire need is whosoever and wherever he is। फिर अल्लाह कहता है जब हज आता है तो सारे आ जाओ खाना काबा पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो अल्लाह की निशानियां हैं। जब कोई नियत मोमेंट कर लेते हैं तो जिस सेंट्रल पॉइंट पे इकट्ठा होने की बात करते हैं वो फिर अल्लाह को गवाह करके आते हैं, तो वो होने की जरूरत है। मैं लंबी बात क्या करनी है, मैं तो सिर्फ एक ये अजान भी है और ये आप सब लोगों के लिए कि क़यामत को मैं भी गवाह हूं कि अल्लाह मैंने सबसे बात कर ली थी कि जहां पर भी आप अपना फिर सब कुछ बेहतरीन शायद छोड़ के फिर पाकिस्तान में आप आए, यहाँ बैठ के बात होगी, फिर मंजर आम पे आके लोगों को बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव गॉट एवरीथिंग। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका प्रैक्टिकल होना यहाँ पर चाहिए। ये सारी जो कन्वर्सेशंस हैं इसको प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे। मोमिन वो हैं जिन्होंने किए नेक अमाल, अदरवाइज तो ईमान तो जुबान पे बेशुमार लोग अच्छी तकरीरें करते हैं, तकरीरों से फर्क नहीं पड़ेगा। तकदीरें बदलती हैं जब हम अमल साले करेंगे और अंडर वन अम्ब्रेला होगा, हर एक को अपनी ड्यूटी पता होगी। हम नबियों पैगंबरों की बातें करते हैं, वो आज आ जाएंगे जो आपसे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से हटकर कुछ नहीं कहेंगे। वो तो कुरान हमारे हाथों में भी है, वो जज्बे तो हमारे अंदर भी अल्लाह ने रखे हैं। जरूरत किस अमल की है कि वो जमात की नमाज जुमे वाले दिन इकट्ठे हो जाओ, फिर अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए फैल जाओ जमीन में, फिर वो जमीन में फैलना पड़ेगा और इस कौम को एक बफजल खुदा बेहतरीन उम्मत बना सकते हैं अगर आप सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। इसके लिए मेरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अरशद भाई डेफिनेटली कोशिश करेंगे। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ बीइंग अ चेयरमैन ऑफ एन एयरलाइन कि जब भी आप जहां पर भी हुए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एयरलिफ्ट करके हम ले आएंगे, आने की फिक्र ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजा सादात अली असद साहब, चेयरमैन फॉरमोस्ट ग्रुप। बड़े ज़रिए ख्यालात आपने पेश किया, बहुत अच्छी ऑफर की माशाल्लाह। अब मैं थोड़ा सा टाइम 5 मिनट के लिए दूंगा इरशाद महमूद साहब के लिए, डायरेक्टर ग्लोबल पीस ग्रुप के, और बाकी तमाम अहबाब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने क्वेश्चंस रखें। 5-10 मिनट के लिए हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। उसके लिए आप अपना नीचे स्क्रीन अगर देखते हैं तो वहाँ पे हैंड रेज करने का ऑप्शन है, काइंडली आप अपना हैंड रेज ज़रूर कीजिए डायरेक्ट इंटरप्ट पर जंप करने के बजाय, ताकि हम इसको एक वेल मैनेज के तरीके से चलाएं। और इस 5 मिनट के वक्फे में मैं अपने दीगर यूथ से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दिमाग में सोचें और सोच कर कोई क्वेश्चन क्रिएट करें। माशाल्लाह हमारे पास लीजेंड्स मौजूद हैं, तारिक मुश्ताक साहब की सूरत में, राजा साहब की सूरत में, अरशद महमूद साहब, इरशाद साहब की सूरत में,
اور ارشد صاحب کی صورت میں تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ضرور لیں گے. اور اس کے علاوہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ فارمیٹ، یہ پروگرام جو بھی ہے ایز اٹ از وداؤٹ اینی کٹنگ کے ہمارے پاس یوٹیوب چینل جو سی واک کا ہے اس میں پوسٹ کیا جائے گا. کٹنگ اس لیے نہیں کریں گے تاکہ ہمارا کانفیڈنس بلڈ ہو اور ہم پلیٹ فارم پہ رائٹلی بولنے کی صلاحیت جو ہے میرے اندر بھی ڈیولپ ہو اور میرے بعد والی نسل جو ہے وہ بھی سیکھ سکے. تو مائک از اوور ٹو ارشاد محمود صاحب، ڈائریکٹر گلوبل پیس. جزاک اللہ ڈاکٹر طارق صاحب اور ڈاکٹر سعد صاحب کا بہت بہت شکریہ. ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور جو پریکٹیکل اس وقت کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ پریکٹیکل لوگ اس فورم میں اکٹھے ہو رہے ہیں. ارشد صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے سبوں کو اکٹھا کیا ہے. تو آج میں کچھ پوائنٹس بتاؤں گا. آج ہم اس مقام پہ کیوں آئے ہیں. تھوڑا سا ہمیں پچھلا چاہیے کہ پچھلا ہمارا فاؤنڈیشن کیا تھا مدینۃ النبی کی ریاست، اور آج پریکٹیکل ہم اسے کہاں تک لے جا سکتے ہیں. ایسے گلوبل مدینۃ النبی کیسے بنائیں گے، گلوبل اسٹیٹ آف پیس ہم کیسے بنائیں گے. اس کے لیے جو بہترین بک ہے وہ ہے قرآن مجید، قرآن شریف ہے. اس کو ہم سمجھیں گے کیسے. ہم تو آتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، اس لیے ہم سنی کہلاتے ہیں. اس نے کہا اس نے کہا، اچھا سن لیا اور یہ سنی ہو. ہم سنتے آئے ہیں کہ سورہ کہف پڑھ لو، اس کی کم از کم آخری 10 آیت پڑھ لو اور دجال سے بچ جاؤ گے. میں نے سورہ کہف پڑھ کے دیکھا تو مجھے ایسا کوئی پوائنٹ نظر نہیں آیا جس میں ہے کہ اس کو پڑھ لو اور سارا مسئلے حل ہو جائیں گے. مجھے اس میں چند ایک پوائنٹ میں بتاتا ہوں، اس میں اور بھی بے شمار پوائنٹ نکلیں گے صرف سورہ کہف میں. پیسفلی مائگریٹ ٹو سیو یور فیتھ لائفز ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے آلویز بی ٹرو ٹو اللہ. تیسرا پوائنٹ ہے there will be trials of power, wealth, knowledge, wisdom. Seek knowledge from the cradle to the grave and never give up. Prophet Musa alayhi salam wanted to learn from Prophet Khidr alayhi salam. ان کی جو کوشش تھی وہ یہ نہیں سمجھے کہ میں نے تو اللہ سے باتیں بھی کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے پوری کوشش کی آخر وقت تک کہ نہیں بس مجھے پانا ہی ہے. راستہ بھٹک کے واپس آئے کہ نہیں مجھے ان سے ملنا سیکھنا ہے. ہمارے اندر جب تک یہ جستجو نہیں رہے گی سیکھنے کی تو ہم نہیں کر سکتے. پھر اپلائی نالج وزڈم ٹو سیو ہیومینٹی. اللہ پروٹیکٹس پائشس چلڈرن آف ٹرو مسلم. اس میں یہ بھی ایک ہے کہ کسی کی دیوار گری جا رہی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے بنوا دیا. قرآن، ریڈ قرآن بٹ پریکٹس سم تھنگ ایلس. یہ تو ایک ہپوکریسی ہے، یہ تو منافقت ہے. پڑھیں گے قرآن، عمل کچھ اور کریں گے. قرآن میں تو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہوا ہے. اپنے گھر میں بھی آؤ تو فرنٹ ڈور سے آؤ اور اپنے گھر والوں کو سلام کر لو. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں، بڑے بڑے حکومت چلانے کے لیے بھی ہیں، اس میں کیا کرنا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپس میں دیتا ہوں. جب قرآن میں لکھا ہے کہ آفٹر مینس نیور ایور بیفور اینڈ نار ان بٹوین، بعد میں اللہ نے کہا ہے یہ اللہ کا بیان حرف آخر ہے. اس کو تم کیوں کہتے ہو کہ پہلے یا قبر میں یا فلاں جگہ پہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا بعد میں قیامت میں ہے تو قیامت میں ہے. فرعون کی لاش ہے پڑی ہوئی ہے سب کے سامنے، کہاں قبر میں ہے؟ تو کچھ پریکٹیکل آئے، کچھ اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کا بیان حرف آخر ہے، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ کے. اینی ون مینس مسلم انکلوڈیڈ. ہم اپنے آپ کو کیوں کہہ سکتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا جنت پہ چلے جائیں گے؟ نہیں، ایک مسلمان کسی اس کا ہاتھ کسی آڑے پہ آ جائے کٹ جائے گا، کافر کا آ جائے کسی آڑے کے اس میں مشین میں اس کا بھی ہاتھ کٹ جائے گا. سمندر میں 20 سمندر میں کوئی گر جائے، مسلمان ہے کافر، بچے کا وہی جیسے تیرنا آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا بچ جائیں گے، یہ سب نہیں ہے قرآن میں کانسیپٹ. اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کہا ہے کلیئر ہے، واضح ہے، مطلب کرسٹل کلیئر ہے قرآن. جب اللہ نے کہہ دیا آسان ہے، ایزی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ باقی میں یہ آسان ہے. ہم اسے مشکل کیوں بتاتے ہیں؟ جب اللہ نے کہہ دیا نار ہیل ہے تو ہیل ہے، ہم گریف کو کیوں بولتے ہیں؟ ول بھی اللہ نے کہا ہے، آئندہ مطلب فیوچر میں، اس کو پھر ہم پاس میں یا پریزنٹ میں کیوں لے آتے ہیں؟ ایک چیز اور میں بتا دوں، یہاں پہ اکثر ٹرانزیشن میں بھی کچھ جگہ غلطی ہوئی ہے. یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ہم اکثر سنتے آئے ہیں. حالانکہ وہ عربی ورڈ ہے اولیاء. اولیاء کے معنی تو پروٹیکٹر اینڈ ہیلپر آف دین، اور رفیق کے معنی ہوتے ہیں دوست. وہاں پہ ٹرانسلیشن غلط کر دیا، پوری امت کو غلط راہ پہ ڈال دیا. انجسٹ
अनजस्ट जो होते हैं, नाइंसाफ जो होते हैं, उसके बारे में सूरह अल-माइदा आयत 44, 45, 47 में है, काफिर हैं, जालिम हैं, फासिक। हमें फैसले घर में भी करने पड़ते हैं, अज़वाज के दरमियान भी करने पड़ते हैं, बच्चों के दरमियान में भी करने पड़ते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ भी करने आते हैं, महल्ले में भी करने पड़ते हैं, मुल्क में भी करने पड़ते हैं, था वो बड़े से बड़ा जज ही वो क्यों ना हो। इस आयत की रोशनी में जो भी नाइंसाफ है वो काफिर भी है, जालिम है, फासिक है, क्योंकि ये तीनों अल्लाह ताला की आयतें हैं, कुरान की आयतें हैं। एक शख्स बैक वक्त तीनों चीज हो जाता है। तो हमें कुरान को सही से समझना है, देखना है, और आइंदा मैं अरशद साहब से भी बात करता रहता हूँ, अक्सर बताता रहता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मौका बहुत अच्छा है, इस वक्त दुनिया करवट ले रही है, अभी हमें ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, हरे झंडे को फैलाना है। डायरेक्शन भी हमने बताई हुई है कि पहले अफगानिस्तान को मिलाएं, भाई कलमा वो है, उसके बाद नॉर्थ में जाएं कि दूसरे ममालिक हैं उनको अपने साथ मिलाएं, फिर वहां पे उस टाइम पे आप करेंसी चेंज करें, झंडा कभी नहीं चेंज करना है, हरा झंडा सब सलाले परचम रहेगा। करेंसी चेंज करनी है जब अफगानिस्तान से बाकी मुल्क को हम मिलाएंगे नॉर्थ पे, तो वहां पे हमने वर्चुअल गोल्ड पे जाना है। वर्चुअली हम अनलिमिटेड प्रोग्रामिंग में हम जा सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग इस बैंक है तो वो से जाएंगे, फिर उससे आगे फिर जब हम जाएंगे तो हम उसको अनलिमिटेड पे ले जाएंगे। एक बहुत बड़ा है, मैंने अल उम्मा रिफॉर्मर और ग्लोबलाइजेशन 2 टॉपिक पे मैंने स्पेशल लोगों को कहता हूँ मेरे वेबसाइट पे जाके देखें, डाउनलोड पे मैंने ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स डाली हुई है, जिनको भी पढ़ना है, काम करना है, कैसे ऑर्गेनाइज होके, उससे आपको एक लिंक मिलेगा, बनेगा कि आपको हर चीज में कैसे ऑर्गेनाइज होके चलना है। जब आप ऑर्गेनाइज होके चलेंगे तो हर चीज आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी। तो इंशाअल्लाह जुनैद, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे दरमियान ग्लोबल राइट पाथ के डायरेक्टर इरशाद महमूद साहब। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं चाहूँगा कि अपने, चूँकि आज के हमारे गेस्ट स्पीकर टेक्नोक्रेट तारिक मुश्ताक साहब थे, तो मैं चाहूँगा कि अपनी बात को कंप्लीट करें, और क्वेश्चन आंसर के लिए आमिर सईद साहब का हाथ रेज है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वेट करें। तारिक मुश्ताक साहब के बाद हम इंशाल्लाह Q&A का सेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी तमाम अहबाब से दरख्वास्त है, जो भी नए हमारे पास लोग हैं, कि अपने हैंड रेज करें और क्वेश्चन तारिक मुश्ताक साहब के बाद जो है कंटिन्यू करें। द माइक इज ओवर टू तारिक मुश्ताक। मैं रहरा साहब की बात का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देने का जो वादा किया है उस पर घबराना नहीं चाहिए। मेरा मतलब ये था, आपने कहा कि कैसे वो इस पे अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दरवाजे पे तो नहीं भेजना। मैं एक जगह को बंदा जॉब करता है और वो ये फील करता है कि वो चीज़ वहाँ पे उसकी बात प्रॉपरली या वहाँ पे वो चीज़ ठीक नहीं चल रही, तो उसको नहीं घबराना चाहिए। उसके लिए अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं और बंदोबस्त किया होता है। पहली बात तो मेरा मतलब ये रिज़्क़ से ये मेरी मुराद ये थी कि रिज़्क़ उसने देना ही देना है। अगर एक जगह से जॉब छोड़ेगा तो दूसरी जगह के ऊपर अल्लाह ताला ने उसको कहीं ना कहीं उससे बेहतर एडजस्टमेंट कर। दूसरी बात, जो मैंने इंग्लैंड वाला किस्सा आपको सुनाया, लंदन वाला, वो बात करने का मेरा मेन मकसद ये था, वो आगे बात पूरी नहीं हो सकी। हम आज तक उसी सिस्टम पे चल रहे हैं जिस सिस्टम पे गोरे ने ICS ऑफिसर्स को भर्ती किया था। हमने हमारी CSS सिस्टम, हमारी ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम अभी तक उसी सिस्टम पे चल रहा है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आके बैठते हैं वो ये समझते हैं कि हमने इनके ऊपर हुकूमत करनी है। वो ये नहीं समझते कि हम सिविल सर्वेंट्स हैं। अपने मुल्क में, उनके मुल्क में उनका जो डिप्टी कमिश्नर है वो ये समझता है कि वो सिविल सर्वेंट है, ही इज टू सर्व द सिविल। हमारे मुल्क में हम लोग ये नहीं समझते। हमारे यहाँ पे SHO, आज भी वो SHO जो उन्होंने बनाया था, स्टेशन हाउस ऑफिसर, लोगों को दबाने के लिए, वो आज भी उसी पे है। हम आज तक अपना सिस्टम चेंज नहीं कर सके उसके ऊपर। हमें वो सिस्टम चेंज करना है। हमें उस सिस्टम को दोबारा सर्विस की तरफ लाना है, पब्लिक की तरफ लाना है, कि वो पब्लिक को सर्व करे, पब्लिक को ऊपर डंडा ना पे। ये मेरा मेन मकसद। सर मैं टेक अ मिनट, कोई आंसर क्वेश्चन जुनैद साहब? मैं सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। दूसरा बाकी हजरात भी हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ज़हन में रखिएगा कि सर आई एम अ क्रिमिनोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन।
اور अल्हम्दुलिल्लाह जब हम दुनिया के इंटरपोल और उस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में जब काम किया तो वहां से पता चला पाकिस्तान का सिस्टम कहाँ खराब है। पाकिस्तान का सिस्टम खराब तो तब हो कि सिस्टम अगर हो यहाँ पर, तो यहाँ सिस्टम नहीं है। और पिछले 8 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह उस सिस्टम के जो फंडामेंटल्स होते हैं ग्राउंड्स के ऊपर, उनको बचाने के लिए सुबह शाम काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना भी साथ एक चीज बता दूं, जैसे आपने फरमाया आज भी हमारे पास पाकिस्तान में जो पुलिस का निजाम है वो 1861 का चल रहा है। हमारे पास जो फौज का निजाम है वही ग्रीन बुक जो गोरा छोड़ के चला गया था वही चल रही है। हमारे पास एस्टा कोड वो है जो कि ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करती है, जिसको आपने फरमाया कि हुक्मरान बनते हैं। हमारे पास आज भी कोई एक नेशनल लेवल के ऊपर कुरान का एक तर्जमा नहीं है कि जिसमें पूरी कौम मुत्तफिक हो कि हाँ यार ये एक तर्जमा है, फिर ये बाकी रंग रंग के तर्जमे जो लोगों को डिट्रैक्ट करते हैं। मैं नॉर्मली लोगों से एक सवाल करता हूँ, इरशाद साहब ने बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से उसकी बात की। कुरान में एक मुकाम पे अल्लाह कहता है जाओ तुम्हें कत्ल करे अल्लाह, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार कत्ल कैसे करता है अल्लाह, बताओ। अल्लाह ने जो कुरान में कत्ल करने का कहा उसका मतलब है कि अपनी जहालतों को, अपनी नफरतों को, अपने अंदर के लालचों को, हिफ्सों को खुदारा कत्ल करो। जब अल्लाह समझ आता फरमाता है, रिस्क फरमाता है कि जो लोग इनको मरा हुआ मत कहो, ये जिंदा हैं, ये रिस्क पा रहे हैं, ये उस वक्त भी रिस्क बांटते थे, ये आज भी आपको रिस्क दे रहे हैं। जो शहीद की नमाज है सर, जो शहादत की गवाही देके इस दुनिया से जा चुका है, जिसे कहते हैं, जिसका इस दुनिया से सिर्फ इतना ताल्लुक होता है कि जो लोग आ रहे होते हैं पीछे उनको वो रहनुमाई दे रहे होते हैं, उनके लिए क्या है, नमाज कायम करो ज़कात के साथ, क्योंकि दूसरी तरफ नमाज कायम की होगी भाइयों ने सब्र के साथ। अब सब्र वाले का जो रिस्क है वो सबसे बड़ी चीज होगी समझ, कि उसकी सब्र की दहलीज तब खत्म होगी जब उसको कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क अता फरमाएगा अपने फजल में से, जो समझदार के लिए होगा, वो समझेगा। आमिर सईद साहब माइक्रोफोन ले लें और अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें। जी बहुत शुक्रिया। मेरा एक मुख्तसर सा सवाल तो राजा सादत साहब से है और फिर एक छोटी सी गुजारिश इरशाद साहब के लिए है। डॉक्टर सादत साहब, चूंकि आप क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, तो पाकिस्तान में वाइट कॉलर क्रिमिनल्स जो हैं कभी भी उन पे प्रॉपर सही तरीके से हाथ नहीं डाला जा सका, और जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान के सिस्टम से शायद ये खराबी दूर ना हो। तो आप क्या फरमाते हैं इस बारे में? सर बहुत खूबसूरत आपने बात की है, बुनियाद की बात है। व्हाइट कॉलर क्राइम पहले सिर्फ समझ लीजिएगा, एक वो डेफिनेशन है जो किताब में है। क्रिमिनोलॉजी में एक ये भी होता है कि जिस वक्त जो मेरी अल्लाह ताला ने स्पेशलाइजेशन है वो है स्पिरिचुअल टॉर्चर। सबसे बड़ी चीज होती है बात जब कोई ईमान से करता है, सुनता है, उस पे समझ आती है, समझ के बाद मुशावरत होती है, फिर अमल आता है। ये अंदर हमारे एक तरतीब होती है, जिसको इस चीज की समझ नहीं लगता खसारे में। फिर वो बाहर व्हाइट कॉलर क्राइम में वो तमाम लोग जो कि एक खास हद से ऊपर चले जाते हैं, जिनके ऊपर हाथ डालना किस लिए मुश्किल होता है, उनकी सीनियरिटी की वजह से। वो सीनियरिटी जो उस माशरे के लॉज रूल्स ने खुद बनाई होती है। अल्लाह की नजर में अल्लाह ने कहा सारे नबी पैगंबर बराबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में से तकवा जिसका बेहतर है वो बाकी सब बराबर, कोई काला किसी गोरे पे फोकियत नहीं है, वी ऑल आर इक्वल। जिस वक्त इक्वालिटी की इक्वेशंस को आप डिस्टर्ब करते हैं, डिसरप्ट करते हैं, तो व्हाइट कॉलर क्राइम स्टार्ट हो जाता है। अब बदकिस्मती से व्हाइट कॉलर क्राइम ये भी है कि एक इमाम मस्जिद जो अपने आप को आलिम, फाजिल कुछ भी कहे, मगर इलाके से बेहयाई, गंदा गोश्त बेचना, गलत दूध बेचना, इसकी अगर मुआशरे में चीजें खत्म नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आलिम साहब अपना या मस्जिद अपना किरदार अदा नहीं कर रही। दिस इज अ व्हाइट कॉलर क्राइम। नंबर 2, एक बैंकिंग सिस्टम है, वो लोग जो खुद रूल्स बनाते हैं। गलती कहां पर है कि ऑपरेटर्स बिकम द रेगुलेटर्स। वही बैंकर्स होते हैं, स्टेट बैंक में चले जाते हैं, रेगुलेटर बन जाते हैं। नो, वहां पर आप जैसे भाई जिनको दिनों में कुरान, इरशाद भाई जैसे भाई जिनके सीनों के ऊपर अल्लाह पाक ने समझ और कुरान दिया हुआ है, जिस वक्त वो आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, अब उन जगहों पे उनको कैसे बैठाना है। एक तागूत के सिस्टम में आपको तो कोई हुक्मरान नहीं बनने देगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया था। उन्होंने कहा था मैं नहीं मानता इस बैतुल मुकद्दस को, क्योंकि वहां पर आज की यूएन जो है वो थी। उन्होंने रुख अपना कर लिया अल्लाह के घर की तरफ, दीन इब्राहिमी, उन कदमों को फॉलो करने के लिए। फिर हम जो उनके फॉलोअर हैं, आप जो हैं, हम सब ने अपना रुख कर लिया मस्जिद अल किबलतैन के बाद के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आपका उठता हुआ चेहरा देखते हैं, लो किबला बदले देते हैं। हमें अपना पहले किबला बदलना होगा। हम आज पैदा होते हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की एजुकेशन के साथ। हमारा किबला होता है यूएन फंडिंग, हमारा किबला होता है यूएस एड के प्रोग्राम। आपकी ब्यूरोक्रेट्स वहां सरकारी नौकरी छोड़ के वहां जा रहे होते हैं
किस लिए? कोई नहीं पूछता उनसे कि भाई तुम गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के INGO में क्यों जा रहे हो? क्योंकि वहां पर दे amend the rules while sitting in the assemblies, वहां पर वो जॉइंट वेंचर करते हैं। पाकिस्तान का जुल्म इस जगह पे है कि हमें ग्रो नहीं करने दिया जा रहा लीगैलिटीज में आके। वापस आते हैं उस पॉइंट के ऊपर, जिस वक्त हम अपना किबला रुख करेंगे, हमारा किबला क्या होगा कि लेट्स डेवलप द पाकिस्तान का नेशनल नैरेटिव। कुरान में से आप सब भाई बैठे हुए हैं, जिस वक्त तक हमारा एक नेशनल नैरेटिव नहीं होगा कि हम हैं कौन, कहाँ जा रहे हैं, अपनी कौम को किस तरफ लेकर जाना है। जो हज़रत मूसा ने भी कहा था कि अल्लाह मुझे रास्ता दे, मैं ताकि अपनी कौम को पार सामने ले जाके, जो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनके साथियों ने भी कहा कि हमें खिता दो जहां पर हम इस्लाम को आबाद कर सकें, जहां पर पाक लोग रह सकें। मगर वो सिस्टम होगा जो उनको पाक और साफ करेगा। अल्लाह कहता है तुम इस्लाम तो ले आओगे, ईमान अल्लाह डालता है, ईमान समझ का नाम है, समझ अल्लाह देता है। तो मेरी उसमें गुजारिश होगी प्रैक्टिकल के साथ। आज हैसियत एक क्रिमिनोलॉजिस्ट मैं ये कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में आपका वकील ही आपका जज बनता है, गलत बात है। आपके पैमरा में बैठे हुए लोग एंकर पर्सन जाके पैमरा में बैठ जाते हैं, वो रेगुलेटर्स हैं, कैसे कर सकते हैं? तो आपके ऑपरेटर्स रेगुलेटर्स बने। आपका DGI SPR फौजी होकर टीवी पे आ जाता है, गलत है। तो गोया निजाम की खराबी है, ऑल टुगेदर एक रीशफल चाहिए। एग्जैक्टली। अब उस रीशफलिंग की जो पहली चीज है दैट इज अ नेशनल नैरेटिव, कि हम लोग कौन हैं, अगर हम मुसलमान हैं या हम इंसान हैं, पहले तो ये तय कर लें, क्योंकि हम मुसलमानी और इंसानी चक्रों में इंसानियत से भी चलेंगे और मुसलमानियत से भी चलेंगे। तो हमें पहली हैसियत तो हमारी मुसलमान की है। सर अल्लाह कहता है, मैं अल्लाह की बात बताता हूं, अल्लाह कहता है तुम मुनाफिकीन को पहले कुफर में लेकर आओगे, कुफर के बाद ये मुसलमान होंगे। तो हम एक मुनाफिक पाकिस्तान में, मैं ये कहता हूँ मेजॉरिटी पता नहीं है लोगों को, किसी ने बताया नहीं है। बताने वाले अमेरिका बैठे हुए, आपके सामने इरशाद साहब जो बातें कर रहे हैं ये टीवी पे कर रहे हैं। जब इधर आके प्रैक्टिकली जिस दिन करेंगे फिर इस कौम को समझ आएगी। टीवी के ऊपर ठीक लोगों को लाने की जरूरत है, जिनके हाथ में कुरान उठाया है। ये जो भाई तारिक साहब बैठे हैं इंग्लैंड में, आप जहां पर बैठे हुए हैं भाई, आप लोग एक टीम जब टीवी पे आके बैठ के लोगों से बात करेगी, वो हर एक घर में लगा, ये सिर्फ हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जब हमारी ये बात मंजर आम पे आएगी, टेलीविजन चैनल अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं चार मेरे पास हैं, लोग तो हों, कौन ये बात करेगा? मैं अकेला तो नहीं कर सकता। लोग कहेंगे जी पब्लिसिटी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई जस्ट नीड अ टीम। वेयर इज द टीम? वो टीम जो कि वाकई ही मुसलमान हो अंदर से, और जो पाकिस्तानी हो बाय पैशन। फिर आगे मंजिल खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। हर चीज सब मौजूद है। मैं आज अल्लाह के भरोसे आपसे कहता हूँ, यू नेम अ मनी, पैसा इज नॉट एन इशू बिकॉज़ वी ओन अ बैंक। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा आमिर साहब। जी जी। जिस दिन हमारी जुडिशरी सही हो जाएगी, उस दिन हमारा व्हाइट कॉलर क्राइम जो है वो फौरन खत्म हो जाएगा। जी। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि वकील को उठा के हम जज बना देते हैं, जबकि पहले जो हमारा सिस्टम था चल रहा, वो हमारे जो जजेस आते थे दे वर सिलेक्टेड थ्रू ए प्रॉपर कोर्स। वो आते थे, सिविल जज आते थे, फिर एडिशनल होते थे, फिर सेशन होते थे, फिर हाई कोर्ट में आते थे। जी। ज़ियाउल हक के दौर से ये सिस्टम चेंज हुआ। ज़ियाउल हक के दौर से उन्होंने 20% कोटा पहले किया, फिर 30% कोटा किया कि हम लॉयर्स में से लेंगे। जी। लॉयर्स में से उन्होंने लेने शुरू किए। जिस वक्त लॉयर्स में से लेने शुरू किए, तो मैं पहले लॉयर था किसी पॉलिटिशियन का, मैं अब हाई कोर्ट में बैठ गया और वो ही पॉलिटिशियन का केस मेरे पास आ गया, तो मैं कैसे उसके खिलाफ जाऊंगा? देन यही हुआ। फिर आगे वो 30% से कोटा 50% पे चला गया, और अभी यू विल बी शॉक्ड कि 80% जजेस जो इस वक्त बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो सारे के सारे लॉयर से आगे उनको लाया गया है। वो हमारी सर्विस के कम है और लॉयर्स लॉर्ड्स से पिक ज्यादा किए गए हैं। अतर मिनला ले लें, आप कोई ले लें, ये जो एसन भून और बहुत दैट इज द फॉल्ट। जब ये इस फॉल्ट को हमें दूर करना है, जजेस अगर आप प्रॉपर लाइन से नीचे से लेकर के, तो ऐसी खराबी कभी नहीं पैदा होगी। तारिक साहब, आजकल एक लतीफा भी है इसी ज़िमन में कि जिसको जमानत नहीं मिलती लाहौर हाई कोर्ट में चला जाए। तो जो अपने लगाए हुए हैं आपको जमानत दे देते हैं। सही बात है सर। मैं बड़ी दोबारा कि मुझे एक साहब ने कहा कि there is a saying that if you want to win the case, बोल रहा था वर्ल्ड बैंक के एक फोरम के ऊपर उन्होंने मेरे साथ बात की, don't you feel embarrassed when somebody tells you that if you want to win a case in the
Pakistani courts don't hire a lawyer. जज ही कर लो. hire the judge. Hire the court. अच्छा सर, मैं जज ही कर Can लो. सर एक बात हुई can थी. you imagine my embarrassment at that time? Yeah, Can you yeah, imagine? real no definitely उस वक्त हम कोई जवाब नहीं दे सकते, बड़ी हाँ, शर्मिंदगी की अभी बात कोई है. जवाब नहीं. ये जो जी, सोशल बस- डेमोक्रेट्स हैं, जी सोशल डेमोक्रेट कंट्रीज जो हैं, ये मुसलमान तो जी। नहीं है ना, ये बिल्कुल ठीक है, ये अहले किताब है, लेकिन ये कैसे इतने अच्छे हैं कि वहां पे वो दूध में मिलावट में वो फांसी की सजा कहते हैं कि इसको कैद में डाल दो, उसमें एडल्ट्रेशन वो नहीं करने देते, वो झूठ नहीं बोलते, वो एक दूसरे का हक नहीं मारते, एक दूसरे के साथ ज्यादती नहीं करते, वो प्रॉपर एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन फ्री है, वो लोगों को रिजक देते हैं, लोगों को खाना एक तरह का घरों पे पहुंचाते हैं, जिसको जॉब नहीं मिलती उसको पैसे देते हैं. वो कैसे है? वो एक सिस्टम है, वो हमसे ज्यादा मुसलमान है, उन्होंने हमारे सिस्टम को टेकअप किया हुआ है, हमें उस सिस्टम को अपने मुल्क में लाना है, उसकी बुनियादी हाँ. सबको अपने मुल्क में लाना है. इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छी बात की और बहुत बड़ी सेर अंगेज बातें हुई यहाँ पे. प्रोग्राम को हम 24 आवर भी चला सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इसको इस अहद के साथ इस चैप्टर को इस जगह पे क्लोज करें कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आएंगे और मज़ीद बातें करेंगे. अगर अभी किसी को कुछ थोड़ा सा टाइम लेना है तो कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं बंद करूँगा, लेकिन बजाय इसके कि हम सिस्टम को ब्लेम करें या फिर हम ये बात करें कि फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है, हम ग्रास रूट लेवल पे खुद से काम करना शुरू करें और प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट हमारी आनी चाहिए, जैसे कि हमारे गेस्ट हज़रात ने यहाँ बात की. और इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते, तो इंशाल्लाह हम निज़ाम को या दीगर चीज़ों को ब्लेम करने के बजाय इंशाल्लाह हम खुद आगे बढ़ेंगे, इस अहद के साथ काम करेंगे और पाकिस्तान को आगे से आगे लेके जाएंगे. इट डजेंट मैटर कि हम पाकिस्तान के किस हिस्से में हैं मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, लेकिन चूँकि हमारा दिल और जान हमारी धरती है, हम हर जगह रह के अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं. इंशाल्लाह डेवलपमेंट होगी, हम बैक टू द कंट्री आएंगे, बैक टू द पवेलियन आएंगे, एंड ऑफ द डे वो हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना घर है, वहाँ हम नहीं करेंगे. इस अहद के साथ के हम प्रोग्राम को अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि प्रैक्टिकली हमने वो करना है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. एक- या अमानुल्लाह. एक